कल हमने जस्ट स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा मैंने आपको पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री बताई थी कि पीरियोडिक टेबल क्या है बच्चे। जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था पीरियोडिक टेबल का। दैट पीरियोडिक टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स with similar properties lying in the same column of the table। और उसकी हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे। That arrangement of elements started long back and first it was Dobriner जिसने कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसको ट्रायड कहा। और एक ट्रायड के एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा, देन व्हाट ही फाउंड दैट एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज एवरेज और ऑलमोस्ट इक्वल टू एवरेज ऑफ द अदर टू। बेस्ड ऑन दैट ही कंक्लूडेड दैट the physical chemical properties of the middle elements will be in between the first and the third element। लेकिन उसका लिमिटेशन क्या था कि उस समय के नोन जितने भी एलिमेंट्स थे सभी के ट्रायड्स नहीं बन सकते थे, सबके लिए वो ट्रायड नहीं दे पाए। बहुत सारे एलिमेंट्स उनके ट्रायड में फिट नहीं हुआ। तो फिर लोगों ने कहा कि चलो भाई आगे कुछ और देखते हैं। लेकिन कम से कम डोब्राइनर ने कुछ तो स्टार्ट किया, कुछ तो हिंट दिया, कुछ तो बताया कि इस तरह से किया जा सकता है। उसके बाद तो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जानना है कि किसने किसने क्या किया, बट एक्चुअली तो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है जो आज का पीरियोडिक टेबल है। तो हिस्ट्री में नेक्स्ट कम्स द Newland's octave। Next is Newland's octave। That was another classification of elements। न्यूलैंड्स ने भी कुछ बेसिस पे एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज किया और एक टेबल प्रेजेंट किया। जरा सा सुनेंगे क्या था। न्यूलैंड्स ने उस समय के नोन जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एंड व्हाट ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, then after 7 element, that is 8th one, was similar to the first one। Getting what I am saying? जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एंड व्हाट ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट after 7, 8th element, 8वां was found to be similar in physical and chemical properties to the first one। That's why the name octave। Octave means oct starts, oct means 8। So every 8th element resemble the first one। जैसे अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट को अरेंज करें तो देखो क्या होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसके बाद फिर हीलियम नहीं मालूम था उस समय, नोबेल गैस के बारे में मालूम नहीं था ऑक्टेव को। तो फिर लिथियम, नेक्स्ट हीलियम मालूम ही नहीं था,
फिर इसके आगे अब अरेंज करते जाओ, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन। इसके बाद आता है फ्लोरीन 8, फ्लोरीन। इसके बाद सोडियम का एटॉमिक मास है। वैसे तो इसके बाद नियॉन होता है, लेकिन नियॉन तो उस समय मालूम ही नहीं था, नोबेल गैस के बारे में मालूम ही नहीं था। नियॉन के बाद सोडियम होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर एंड देन क्लोरीन। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है। फिर इसके आगे जाएंगे तो फिर आ जाएगा कैल्शियम, फिर आ जाएगा पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आते जाएगा। क्या पॉइंट है यहाँ पे, ये देखो केवल नोबेल गैस को छोड़ा गया है। अगर आप एटॉमिक नंबर देखो तो 1 के बाद 2 आता है, 2 हीलियम का है, उसको छोड़ दिया। फिर देखो 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ गया 9 10 11 10 नहीं 11, 10 तो नियॉन का है, छोड़ दिया। 11 12 13 14 15 16, ये देखो 17। और ये सीक्वेंस में 8th आ रहा है, यानी कि यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 8th एलिमेंट फ्लोरीन आएगा, यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 8th एलिमेंट सोडियम आएगा। यानी कहीं से काउंट करें तो उसके बाद जो नेक्स्ट 8th एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट आ रहा है, दैट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। समझा आपने? दैट वाज न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ने क्या किया, अरेंज किया एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड दैट elements of same physical and chemical properties repeat at an interval of 8. Every 8th element has similarity with the first element. वैसे इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ कि न्यूलैंड्स जो था ये थोड़ा म्यूजिकल पर्सन था, म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्ट रखता था, तो उसने देखो म्यूजिक से इसे रिलेट किया। देखना, सा रे गा मा पा धा नी। ताकि ये पियानो के नोट्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी रिपीट होता है। सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा रे गा मा पा धा नी। ये देखो 1 7 सुर होता है ना, सुना है ना, 7 सुर, 1 2 3 4 5 6 7। सुर के बारे में मुझे इतना ही आता है, इससे ज़्यादा तुम लोगों को मालूम होगा। तो न्यूलैंड्स का कि like 7 notes of piano, the elements of same physical and chemical properties are repeated after interval of 8. Every 8th element has the property of the first one. But ये केमिस्ट्री है, हारमोनियम नहीं है। तो लाइटर एलिमेंट में यही तक, जहाँ तक मैंने लिखा है यही तक न्यूलैंड सही था। इसके बाद उसके पियानो के नोट्स पे जो एलिमेंट आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं थी। एल्युमिनियम के नीचे क्रोमियम आ जा रहा था, एल्युमिनियम में क्रोमियम का प्रॉपर्टी में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव जो था वो लाइटर एलिमेंट में तो लग जा रहा था, बट हेवियर एलिमेंट में आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम के आगे न्यूलैंड्स का ये ऑक्टेव रूल वर्क नहीं कर रहा था। सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट 8 के बाद रिपीट नहीं हो रहे थे, और इसलिए बात फिर आगे बढ़ी।
तो न्यूलैंड्स में इतना ही। न्यूलैंड्स ने क्या कहा? न्यूलैंड्स की दो बातें याद रखनी है आपको। न्यूलैंड्स स्टेटेड दैट if the elements are arranged in increasing order of atomic mass, every eighth element has similarity in physical and chemical property with the first one. But this classification works among the lighter elements only. It does not work with heavier elements. Then came the other one, next one. हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज को ले रहे हैं जो हमारे बुक में मेंशन है, इनके बीच में भी काफ़ी आए। देन केम द अदर वन दैट इज कॉल्ड लोथर-मेयर ग्राफ। सुना है आपने कभी? लोथर-मेयर, Lothar-Meyer's graph. Lothar-Meyer arranged the elements not in tabular form. Rather, Lothar-Meyer correlated the atomic volume of the elements with the atomic weight. What he did? He related volume of an एटम को स्फेरिकल लेके 4/3 πr³ करके वॉल्यूम ऑफ एटम्स एंड एटमिक वेट को रिलेट किया, एंड ही कंक्लूडेड दैट एलिमेंट्स ऑफ सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ एटमिक वेट. Elements of same physical and chemical properties are repeated at a regular interval of atomic weight. But what he did, he presented this information in the form of graph. ग्राफ के फॉर्म में ऐसे, इधर atomic volume of atom, and on x axis atomic weight, and he gave graph like this. Just wait a minute. He presented a graph like this. Like this. And he concluded that this peak corresponds to alkali metal, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. जो पीक पे है उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, जो यहाँ पे है उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, लाइक दिस. But it is not easy to correlate the property on graph, क्योंकि ग्राफ पे तो कुछ दिखता ही नहीं है. पीक एंड ट्रफ तो देख लेंगे, बट इन बिटवीन बाकी एलिमेंट्स इनके बीच में हैं. तो क्या हम स्केल और कैंपस लेके बैठेंगे कि कहाँ पे पॉइंट आ रहा है उतना ही स्लोप वाला दूसरा पॉइंट पे सेम एक प्रॉपर्टी का एलिमेंट होगा? तो लोथर-मेयर का अप्रोच साइंटिफिक था, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जो था दैट वाज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू ए कॉमन मैन. अच्छा, आपको मालूम है कि जो अभी जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं उसका ओरिजिन किसने दिया था? किस पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है? उनका नाम जानते हैं आप लोग? ही वाज अ रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम डिमिट्री मेंडलीव है, डी मेंडलीव. और इसलिए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव को कहा जाता है. ये आप सब जानते होंगे शायद. मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो सुनो, इंटरेस्टिंग. लोथर-मेयर जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट
and Mendeleev was a Russian scientist, and both reported their periodic table at the same time. Both of them were factually very correct, बट लोथर मेयर का पीरियोडिक ग्राफ, लोथर मेयर का ग्राफ पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि इस ग्राफ से हम बहुत ज़्यादा समझ नहीं सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। उसके हिसाब से ये था कि मान लो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, अगर कोई यहाँ पे एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट यहाँ है, तो उसी पॉइंट पे यहाँ पे उसके सेम प्रॉपर्टी वाला, यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी वाला, ऐसे होगा। स्लोप से कोरिलेट किया। कौन स्लोप लगाएगा? स्लोप देखेगा। सो actually Lothar Meyer and Mendeleev gave the same periodic table, same type of information, but no one knows Lothar Meyer today, and Mendeleev is known to everyone. That is just because of simple way of presentation of periodic table, simple way of presentation of classification by Mendeleev. Mendeleev ने simple classification दिया जो सभी समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है। So Lothar Meyer gave the classification in the form of graph, इनका graphical representation था। There is no problem in the graph, graph is absolutely fine, but it is not easy to understand for simple common students of junior level, and therefore Lothar Meyer graph was not accepted worldwide. इसको accept नहीं किया गया, क्योंकि कहा कि ये it's a very complicated form. It is in the complicated form. So इसकी प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशन है। इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन, complicated classification, not easy to understand. Then came the most common classification, that is Mendeleev classification. यहाँ से पीरियोडिक टेबल थोड़ा सीरियस हो जाएगा। Mendeleev's classification. Mendeleev classification. Mendeleev का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था बच्चे उनके क्लासिफिकेशन का, कि ही इंक्लूडेड ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन हिज पीरियोडिक टेबल। उसने किसी को नहीं छोड़ा। That was a very important thing about Mendeleev periodic table, that he included all the elements discovered or known at that time. That is the most important point about Mendeleev periodic table. The important is what was the basis of classification, on what basis, किस आधार पे मेंडलीव ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। That was again atomic weight. Mendeleev arranged the element in increasing order of atomic weight, and he proposed that periodicity, similarity in properties को periodicity कहा जाता है। सिंगल वर्ड में सेम प्रॉपर्टीज को पीरियोडिसिटी कहा जाता है। सो ही प्रपोज्ड दैट पीरियोडिसिटी इज फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट a regular interval of atomic weight, which is also known as Mendeleev's periodic law.
तो हम पहले एक लाइन लिखेंगे मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स periodic law. What it states? It states that periodicity in properties of elements are function of atomic weight. Function of atomic weight, that is elements of same physical and chemical properties are repeated at a regular interval of atomic weight. Elements of same physical and chemical properties are repeated at a regular interval of atomic weight. अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का क्या क्या एडवांटेज है, जरा सा ये सुनेंगे ध्यान से। एडवांटेज मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का क्या था जो पीछे के पीरियोडिक टेबल में नहीं था? सो दैट इट गॉट सो मच रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड दैट मेंडलीव हैज डन समथिंग रिवॉल्यूशनरी। सो एडवांटेज क्या क्या था जरा सा देखेंगे। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एमपीटी मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का क्या क्या एडवांटेज था? सबसे पहले मैंने बता रखा आपको कि इट इंक्लूडेड ऑल द एलिमेंट्स, it included all the known elements of that time, all the known elements of that time। उस टाइम के जितने भी एलिमेंट्स नोन थे सबको इंक्लूड कर लिया था। बहुत बड़ा एडवांटेज था, इट वाज ए ग्रेट एडवांटेज। सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनना, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या था? एटॉमिक वेट। व्हाट ही प्रपोज्ड that elements of same physical and chemical properties are repeated at a regular interval of atomic weight, है ना? So when he was arranging the elements in the increasing order of atomic weight, उनके कैलकुलेशन में ध्यान से सुनना, पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है जो स्टार्ट होता है बोरन से, बोरन एल्यूमिनियम। मेंडलीव के हिसाब से यहां पे एक एलिमेंट आ रहा था उनके कैलकुलेशन से, ध्यान से सुनो। मेंडलीव के कैलकुलेशन के हिसाब से इसके एल्यूमिनियम के पहले इधर है जिंक, यानी कि जिंक के बाद एल्युमिनियम के नीचे उनके कैलकुलेशन में एक एलिमेंट आ रहा था, यानी कि यहाँ पे एक एटॉमिक वेट, यहाँ पे एक एटॉमिक वेट उनके कैलकुलेशन में आ रहा था, और उस एटॉमिक वेट का एलिमेंट नोन ही नहीं था उस समय, दुनिया में डिस्कवर्ड ही नहीं था। सुन रहे हो मेरी बात को? रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट पे सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट मिलता है। तो उन्होंने देखा
कि जिस एटॉमिक वेट को यहाँ पे होना चाहिए जिंक के बाद, जिंक का एटॉमिक वेट होता है 65, तो 65 के बाद उनके कैलकुलेशन में जो एटॉमिक वेट आ रहा था, उस एटॉमिक वेट का एलिमेंट उस समय दुनिया में डिस्कवर ही नहीं हुआ था, लेकिन मेंडलीव के कैलकुलेशन में आ रहा था। तो मेंडलीव ने कहा कि यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए, और दुनिया को लगा दिया ढूंढने में कि ढूंढो, अभी तुम लोग ढूंढ नहीं पाए हो, ढूंढो, यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका ये एटॉमिक वेट होना चाहिए। और उस अननोन एलिमेंट के लिए मेंडलीव ने एक खाली जगह छोड़ दिया, और उस अननोन एलिमेंट का नाम एका, एका एल्यूमिनियम रखा। एका मतलब जैसा, उसके जैसा, सिमिलर टू एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के जैसा कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट यहाँ पे जो आ रहा है वो होना चाहिए, लेकिन वो एलिमेंट अभी नोन नहीं है, दुनिया को ढूंढो। उस एटॉमिक वेट का कोई एलिमेंट था ही नहीं उस समय, मेंडलीव ने लगा दिया दुनिया को ढूंढने में। सिमिलरली इन द नेक्स्ट ग्रुप विच इज कार्बन ग्रुप, कार्बन, then comes silicon, and after silicon again there was atomic weight corresponding to which element was not known at that time, means silicon के बाद जो interval of atomic weight पे आना चाहिए, उस atomic weight का element था ही नहीं उस समय। मेंडलीव ने कहा होना चाहिए, मेरे कैलकुलेशन में यहाँ एक एटॉमिक वेट आ रहा है, उस एटॉमिक वेट का एलिमेंट है नहीं अभी दुनिया में, मालूम नहीं है लोगों को, सो लेट अस फाइंड आउट। और उसको उन्होंने नाम दे दिया EKASI, एका सिलिकन, सिलिकन के जैसा। अब देखो मैं समराइज कर रहा हूं इनका सेकेंड एडवांटेज, ध्यान से सुनना। मेंडलीव लेफ्ट सम वेकेंट स्पेस इन हिज पीरियोडिक टेबल, अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वेकेंट स्पेस छोड़ दिया फॉर द अननोन एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड विच वेयर डिस्कवर्ड लेटर। कितनी बड़ी बात है, देखो साइंटिस्ट के साथ साथ भविष्यवेता भी था, भविष्यवाणी भी किया उसने, फॉर्चून टेलर भी था, उसने भविष्यवाणी किया कि यहाँ का एलिमेंट धरती में है, ढूंढो। और आपको मालूम होगा कि बाद में मिला वो एलिमेंट जिसका नाम है आज के डेट में गैलियम, एल्यूमिनियम के नीचे होता है गैलियम, और यहाँ का एलिमेंट भी मिला जिसका नाम है जर्मेनियम। गैलियम, जर्मेनियम, ये सब मेंडलीव के मरने के बहुत दिन बाद डिस्कवर हुआ, और तब लोगों ने कहा कि मेंडलीव ठीक ही कहता था, ढूंढो। देखो ढूंढते ढूंढते मिल गया, अगर वो नहीं बताता तो शायद लोग ढूंढते नहीं तो शायद अब तक मिलता ही नहीं है, पता ही नहीं होता किसी को। दैट वाज ए वेरी ग्रेट एडवांटेज और प्लस पॉइंट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये बताओ मैंने क्या कहा, क्या समझाया, आपको कुछ समझ में आया? कि मेंडलीव एक कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर एटॉमिक वेट 27 एल्यूमिनियम का है तो उसमें इतना ऐड करेंगे तो एक एटॉमिक वेट आएगा, वहाँ पे कोई एलिमेंट होना चाहिए, वो एलिमेंट था ही नहीं उसमें। दैट एलिमेंट वाज नॉट डिस्कवर्ड और नॉट फाउंड एट दैट टाइम। मेंडलीव ने कहा ढूंढो, होना चाहिए, और बाद में लोगों ने ढूंढा, दैट वाज गैलियम। सिमिलरली इन सिलिकॉन ग्रुप ऑल्सो, तो क्या हम लिखें कि मेंडलीव left some vacant space in his table for elements to be discovered, elements to be discovered in future,
कितना होशियार था, कुछ खाली जगह, कुछ खाली घर छोड़ दिया नए आने वाले मेहमान के लिए। तीसरा, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल, हाँ लिख रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, ठीक है। मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल took the long period, इसके पहले जितने भी थे उन टेबल्स के विड्थ काफ़ी कम थे। मेंडलीव ने लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रोज लिए टू इनकॉर्पोरेट सेपरेटली द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक। इसके पहले के पीरियोडिक टेबल में इन सबको बाकी एलिमेंट के साथ ही चिपका के रखा गया था, उसी के नीचे। मेंडलीव ने इन सबको अलग किया, कहा कि इन सब की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, इन सब के लिए अलग से सेपरेट ग्रुप बनाना है। सो मेंडलीव ने लंबे पीरियड लिए। Mendeleev considered long periods to accommodate transition एलिमेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ when so many advantages are there, some disadvantages were also there। कुछ इसके अवगुण भी थे, इतने गुण थे मेंडलीव में तो कुछ अवगुण भी थे। दो डिसएडवांटेज हमें मालूम होना चाहिए। टू डिसएडवांटेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द वे देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस, बट टू डिसएडवांटेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस नो द डिसएडवांटेज ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। Disadvantage of Mendeleev periodic table. When Mendeleev arranged the elements in the increasing order of atomic weight, what he found that some of the elements were wrongly placed. Some of the elements were placed in a group in which its property does not resembles with the other elements. Like atomic weight, एक एग्जाम्पल से पहले इसको समझते हैं। Atomic weight of argon is greater than that of potassium। ध्यान से सुनना मेरी बात को। Atomic weight of argon is greater than that of potassium। Means potassium should come before argon in the periodic table. Increasing order of atomic weight में potassium पहले आना चाहिए ना। And when it is done, what happens? argon के जगह पे potassium चला जाएगा। हीलियम, नियॉन के बाद यहाँ पोटेशियम आ जाएगा। पोटेशियम के बाद यहाँ पे आर्गन आ जाएगा ग्रुप 1 में। लिथियम, सोडियम, जहाँ पोटेशियम आना था वहाँ पे आर्गन आ जाएगा।
क्योंकि इट हैज लेस एटॉमिक मास देन आर्गन. Atomic mass of potassium is less than that of argon, so potassium, according to Mendeleev, should come before argon, and therefore potassium will come in inert gas group and argon will come in alkali metal group. But the property of argon is no way similar to alkali metal. Property of potassium is no way similar to noble gas. Potassium is one of the most reactive element, whereas helium, neon are inert. Similarly, argon cannot have properties similar to that of lithium and sodium. That was the disadvantage of Mendeleev periodic table, that some of the elements, not all, some of the elements were wrongly placed in a group in which its property does not match with the property of other elements. That was a great disadvantage of this. So, क्या disadvantage था? Some of the elements were wrongly placed. In the group in which its property do not resemble with other member of the group. और दूसरा, now listen carefully. The second great disadvantage was about isotopes. Listen carefully. Take an example of carbon. We know that the two common isotopes of carbon are C12 and C14. This 12 and 14 are mass number, and mass number is sum of number of protons plus neutrons. So carbon has 6 protons plus 6 neutrons, whereas carbon 14 has 6 protons but 8 neutrons. मालूम है ना, ये मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिनोट करता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर, number of protons is atomic number. So both carbon 12 and carbon 14, they are carbon, so their atomic number are same, that is 6. So both of them have 6 protons, but mass number are different, so they will have different neutrons. That is the definition of isotopes. Isotopes have same protons, same atomic number, but different mass number, different number of neutrons. And we all know that, जरा correlate करो atomic structure से. We all know that neutrons and protons lie inside the nucleus and electrons outside the nucleus. And we have studied that 99% mass of atom is concentrated inside the nucleus. So mass of nucleus is nothing but mass of proton plus neutrons. So with this discussion, now we can say that carbon 12 and carbon 14 atom will have different mass. ये होगा ना, कार्बन 12 के एक एटम का मास और कार्बन 14 के एक एटम का मास डिफरेंट होगा. एटम ऑफ C14 विल बी हेवियर देन एटम ऑफ C12. C14 के एटम का मास ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं.
और अगर ऐसा है, then according to Mendeleev, carbon 12 and carbon 14 should be in different groups, into different groups. क्योंकि Mendeleev arranged the elements in the increasing order of atomic mass of atom, and the same carbon with different isotopes have different mass. Since they have different mass, they should be present in different groups. They should be present at different positions. But we know that in periodic table there is only one position of carbon. ऐसा तो नहीं है ना कि कार्बन 12 अलग जगह पे, कार्बन 14 अलग जगह पे. Both are at the same place. Means Mendeleev did not consider the position of isotopes. According to Mendeleev, the isotopes should occupy different position in the periodic table due to different atomic masses, which is not true. Isotopes belong to same element, and we cannot have two different positions for the same element. That was another very serious disadvantage of Mendeleev periodic table. समझ में आया मैंने क्या कहा? So isotopes have different masses. Isotopes have different masses. Should occupy different position in periodic table. Which is not true. We cannot have two different positions for the same element. एक ही एलिमेंट के लिए कार्बन के दो अलग अलग घर नहीं हो सकते. That was the major टू डिसएडवांटेज. ये सब पूछा जाता है नीट में बच्चे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स बताओ, डीमेरिट्स बताओ, क्या क्या है बताओ, मेंडलीव ने क्या कंसीडर किया क्या नहीं किया. तो ये दो बातें डीमेरिट्स में हमें याद रखना है. अगर आप इजाज़त दें तो मैं आगे बढ़ूं. समझ में आ गया ये मेरिट्स और डीमेरिट्स बच्चों को? जल्दी बोलो हाँ या ना. कौन सा पॉइंट बोलो जल्दी से. ये देखो कार्बन एक एलिमेंट है. सो इन पीरियोडिक टेबल कार्बन शुड बी प्रेजेंट एट वन प्लेस ओनली. कार्बन एक ही जगह पे होना चाहिए कि नहीं बच्चे? अरे होना चाहिए ना. बट मेंडलीव ने जो बनाया पीरियोडिक टेबल तो उसका आधार क्या है? एटॉमिक वेट. कहा कि एक पर्टिकुलर एटॉमिक वेट का एलिमेंट एक खास जगह पे होता है. अब कार्बन के तो कई आइसोटोप्स होते हैं. दो आइसोटोप मैंने अभी आपको दिखाए. C12 एंड C14 है तो दोनों कार्बन, दोनों के मास अलग अलग होंगे. और दोनों के अगर मास अलग अलग हैं तो मेंडलीव के हिसाब से ये दोनों को दो अलग अलग जगह पे होना चाहिए. क्योंकि मेंडलीव तो कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मासेज ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन. इन दोनों का मास अलग है तो ये दोनों अलग अलग जगह पे होना चाहिए. यानी कार्बन ही दो जगह दिखेगा तो गलत है ना. कार्बन का तो एक ही पोजीशन होना चाहिए. यानी कि मेंडलीव ने आइसोटोप्स को कंसीडर नहीं किया. उसने कहा
कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट को रख दो, तो बाद में लोगों ने पूछा कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ये कार्बन 12 कार्बन 14 के तो मास अलग अलग है, तो एक जगह कार्बन 12 होना चाहिए, एक जगह कार्बन 14 होना चाहिए। फिर मेंडलीव फंस गया, कहा हाँ ये तो सोचा ही नहीं था। अब समझ में आया कि different isotope, according to Mendeleev, different isotope of the same element should be present at different positions, but there should be only one position for one element. एक एलिमेंट के लिए एक ही पोजीशन होना चाहिए। तो ये दो डिसएडवांटेज थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के। नाउ so after all this कुशल सिंह वीडियो बंद करो। आफ्टर ऑल दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, थोड़ा और उसको एग्जॉस्टिव किया गया, टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, टू मेक इट मोर यूजफुल, and from there the actual study of periodic table starts. So now we are going to talk about modified Mendeleev periodic table. इसमें अब कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और देन एट द एंड विल कम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो क्या लिखा मैंने? मोडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अच्छा मोडिफाइड है, मोडिफाइड, अच्छा मोडी और मोदी एक ही होता है ना, देख पता ही नहीं था। मोडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मुझे लगा मोदी जी ने कब पीरियोडिक टेबल बना दिया। सो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब जरा यहाँ से पीरियोडिक टेबल को एक शेप देना स्टार्ट करेंगे, अब टेबल बनाना शुरू करेंगे। अब ध्यान से सुनो, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है। मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इन दिस पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वेर फर्स्ट क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, टू ब्लॉक्स। एलिमेंट्स were classified into two blocks. They are called A block and B block. अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो शेयर कर दिए थे। कल एक बच्ची ने प्रतीक्षा ने पूछा था वो 13th वाला वीडियो, बच्चा 13th को क्लास नहीं हुई थी, 14th वाला वीडियो मैंने बाद में ऐड कर दिया है उसमें। तो 13th को क्लास नहीं हुई थी, 14th को क्लास हुई थी। तो 10, 11, 12 और 14 ये 4 वीडियो आपने देखना है और उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खूब अच्छे से सीखना है, तब पीरियोडिक टेबल में एंजॉय करोगे, मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा पीरियोडिक टेबल। अब यहीं से देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, वन इज कॉल्ड ए ब्लॉक एंड अदर इज कॉल्ड बी ब्लॉक। इसका बेसिस क्या है, जरा ध्यान से सुनना। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अगर लास्ट एलिमेंट, ध्यान से सुनना, आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन s या p ऑर्बिटल में जाता है, s या p ऑर्बिटल में जाता है, तो उसे कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए ब्लॉक। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाता है, कौन सा ऑर्बिटल बच्चे, d ऑर्बिटल में, तो उसको बोलेंगे b ब्लॉक। पहले मैं ये लिख देता हूँ, फिर आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा। इफ
last electron enters into s or p orbital, it belongs to A. If last electron enters into B orbitals, it belongs to B. It belongs to B block of the element, right? So now let us take some example to know how do we decide whether it is in A or B block. Say an element X with atomic number 13, ध्यान से देखना, कोई एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। एटॉमिक नंबर के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन Z होता है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, कहीं पे लिखा हो Z इज इक्वल टू 4, 5, 7, 8, 9, 10, 50, 100, मतलब वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मीन्स न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। 13। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ बच्चे, ध्यान से देखना, 1s2 2s2 2p6, देखो कितना हो गया, 10 हो गया। बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, sp में चलेगा क्योंकि हमें सिर्फ देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। 1s2 2s2 2p6, जल्दी से बोलो इसके बाद क्या लिखूं मैं, 3s2 12 हो गया, 3p1। ऑनेस्टली बोलो हाँ या ना, समझा कि नहीं है मैंने कैसे लिखा। अब ये सब तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये सब तो अब देखो इतना, बस इतना ही चाहिए। पीरियोडिक टेबल के लिए मैं बार बार कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट आई नीड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑल ऑफ यू, एंड फॉर दैट इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस यू मस्ट डू लेक्चर ऑफ 10th 11th 12th एंड 14th अगस्त। 4 लेक्चर, 4 घंटे बस मेहनत करनी है, यहाँ से चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हो रहा होगा। और नहीं तो फिर स्ट्रगल करते रहोगे, 2 दिन बाद कहोगे पता नहीं रंजीत साहब क्या पढ़ाता है, भाग जाओगे। तो ये हो गया, ये किस ब्लॉक में जाएगा, ए ब्लॉक में। तो एक और लेते हैं 20, z इज इक्वल टू 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो यहाँ तक हो गया 18, देखो काउंट करो 18 हो गए। अब देख लो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18, 3s2 3p6, 3p6 के बाद 4s आता है, 3d नहीं आता। हम लिखते हैं 3d लेकिन भरते हैं पहले किसको बच्चे, और जल्दी बोलो 4s को भरते हैं ना, फिर जाते हैं 3d में ना। तो 4s2 हो गया 20। लास्ट इलेक्ट्रॉन, वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन हैज गॉन, इन s ऑर्बिटल, और यही है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, इट बिलोंग्स टू a block. Now let us take an element x whose atomic number is say 23. Let us write the configuration. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो till now 18, 3p then 4s first 4s2, हम लिखते हैं 3p के बाद 3d, लेकिन भरना तो है अकॉर्डिंग टू ऑफ्मा प्रिंसिपल, एंड अकॉर्डिंग टू ऑफ्मा प्रिंसिपल 4s हैज लोअर एनर्जी देन 3d। सो नाउ हाउ मच, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 3 electron left, where this 3 electron will go। समझ में आया सबको? ये देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, 3d में। d की कैपेसिटी 10 होता है, 10 तक जा सकता है d में। सो नाउ दिस एलिमेंट
दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू बी ब्लॉक। एक बार और 26 लेते हैं कोई एलिमेंट, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। देखो जरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 यहाँ तक टिल नाउ 18। देन 3d बट नो फर्स्ट 4s 4s2 देन 3d, so 18 to 26। Here is the last electron 6 3d, so this element belongs to B block। Tell me honestly, have you understood how to classify elements in A and B block? By electronic configuration. First we write the electronic configuration and see where the last electron has gone. If the last electron has gone into s or p orbital, then that element will be in A block. If the last electron has gone into B block, that element will belong to B block. If last electron is in D orbital, B block, S or P orbital, A block. समझ में आया सबको? सो मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पॉइंट आज मैंने बताया। कल इसी तरह के 4 और पॉइंट्स बताएंगे और फिर कल टेबल बनाएंगे और टेबल बना के फिर उसके आगे हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आज का पीरियोडिक टेबल है जो हमारे बुक में होता है, जिसको हम यूज करते हैं। लेकिन वो इसी से होगा, मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल का ही स्लाइट मॉडिफिकेशन, इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो मॉडर्न बन जाएगा वो, और वहाँ से फिर हम प्रॉपर्टीज वगैरह की बात करना शुरू कर देंगे। राइट, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बाकी बात हम कल करेंगे। तो फिर से मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि बच्चे सभी लोग जरा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ठीक करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ठीक नहीं है तो दिक्कत आएगी समझ में। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ आज का सेशन। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो बोलो। प्रथमेश ने हाथ उठाया, बोलो प्रथमेश। फोरेस पहले ना, फोरेस को पहले भरते हैं ना। इधर देखो, एक सेकेंड रुक जाओ। हमने ऑफ प्रिंसिपल पढ़ाया था जिस दिन आप थे। ये देखो 1s का सबसे कम होता है, फिर 2s का, फिर 2p का, फिर 3s का, फिर 3p का, फिर 4s का, फिर 3d का। लेकिन लिखते समय 3 वाले को एक जगह लिखते हैं। भरना है इस तरह से, पहले 4s देन 3d, बट लिखते समय ऐसे लिखेंगे 1s 2s 2p, इसको एक जगह लिखेंगे। 3s 3p 3d, इसको एक जगह लिखेंगे। 4s 4p 4d, इसको एक जगह लिखेंगे। लेकिन जब भर रहे होंगे तो यहाँ पहले भरेंगे फिर जाएंगे 3d में। समझा ना? और समझा कि नहीं प्रथमेश? समझ में आया बच्चे? हाँ ठीक है। लिखते समय 3 वाले को एक जगह, 2 वाले को एक जगह, 4 वाले को एक जगह, लेकिन भरते समय हम भरेंगे अकॉर्डिंग टू ऑफ द प्रिंसिपल। 4s को पहले फिल करेंगे एंड देन 3d को। समझ गया ना? लक्ष्य कुछ बोल रहा है, बोलो लक्ष्य। मैंने पढ़ लिया तुम्हारा मैसेज, सुन लो जरा। लक्ष्य ने पूछा कि नीट और जेई के सिलेबस में कोई अंतर है? तो मुझे सिर्फ एक जवाब देना तुम लोग खुद से। 11th क्लास में एनसीईआरटी की केमिस्ट्री का क्या नीट और जेई के लिए अलग अलग बुक आती है? नहीं, एक ही बुक है केमिस्ट्री का। उसको नीट के लिए पढ़ेंगे, जेई के लिए पढ़ेंगे। दैट इज वन थिंग। सेकेंड कि इन क्लास 11 ऑल द थिंग्स आर फंडामेंटल
and in fundamental we cannot make any difference. The difference is in application, the difference is in solving problems, which is not now. इन सब टॉपिक में कोई डिफरेंस नहीं है. जहाँ डिफरेंस होगा मैं बताऊंगा और तब तुम्हारा बैच ही अलग कर दूंगा. देयर विल बी सेपरेट बैच फॉर जेई. जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा बच्चे, तो ढेर सारे स्टूडेंट्स जेई के मेरे हैं जो कि वेट कर रहे हैं. आपको मालूम है कि मैं नांदेड़ में जेई को ही पढ़ा रहा था ज़्यादा पहले. यहाँ नांदेड़ में एक ही जेई का सेंटर है और मेरा ही डेवलप किया हुआ सेंटर है. ये अलग बात है, आज मैं उससे निकल गया. तो वो सब स्टूडेंट को मैं ही पढ़ाऊँगा. वो सब स्टूडेंट वेट कर रहे हैं. तो जेई का अलग बैच होगा. लेकिन सोचा मैंने कि अगर आप जेई के भी हो तो घर में बैठ के आप इधर उधर कुछ मत करो, बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ो, कुछ ना कुछ सीखो. दैट्स वाई आई इंक्लूडेड यू इन दिस बैच. सो इन सब टॉपिक में कोई डिफरेंस नहीं है. अब पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव आईआईटी जेई में नीट में अलग तो नहीं हो जाएगा ना, तो वही रहेगा. क्वेश्चन में डिफरेंस है. वो भी डिफरेंस क्या है, जेई के क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं. तो पहले बेसिक सीखेंगे तभी तो डिफिकल्ट पे जाएंगे ना बच्चे. दैट इज सेकंड लेवल, थर्ड लेवल. सो एंजॉय दिस. देयर इज नो डिफरेंस इन द बिगनिंग. डिफरेंस जब आएगा तो मैं खुद ही नहीं आपको बैठने दूंगा इसमें. देन यू विल बी सिटिंग इन जेई बैच. ओके, और कुछ, एनीथिंग एल्स? बाकी सब कुशल मंगल? ठीक है. सो सी यू टुमारो.